पांडे ने पीली कोठी में कमरा ले लिया। मनोज घोसीपुरा से अपना सामान समेटकर पांडे के कमरे पर आ गया। पीएससी की तैयारी के लिए जिस ग्रुप की तलाश मनोज को थी वह मिल गया था। पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा नज़दीक आ गई थी। पिछली बार ग्रेजुएशन के तुरंत बाद दी गई पीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा में वह सफल नहीं हुआ था। उसने तय किया कि वह इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उसे अपनी पढ़ाई डायरी में लिखा, पढ़ाई के लिए यहाँ बहुत अच्छा माहौल था। पीली कोठी में कई बच्चे प्रतियोगी तैयारी करते हैं जिसमें मुझे बहुत लाभ होता है, इसलिए अब मेहनत से पढ़ाई करना चाहिए। दीप सोनी ने मुख्य परीक्षा क्लियर करने के बाद इंटरव्यू दिया था। एक दिन दीप के पिताजी ने पीली कोठी आकर सूचना दी कि अभी अभी आए फाइनल रिजल्ट में दीप डीएसपी पद के लिए चयनित हो चुके हैं। दीप के पिताजी ने भावुक होकर कहा, हमें तो केवल 5,000 पेंशन मिलती है। लला ने जब पीएससी की तैयारी शुरू की थी तब सब कहते थे कि पीएससी में लाखों रुपए रिश्वत देनी पड़ती है, पर देखो 1 रुपया नहीं लगा और हमारा लल्ला डीएसपी बन गया। खुशी और संतुष्टि के कारण उनकी आंखें भी भीग गई। इतना कहकर दीप के पिताजी अपने किसी रिश्तेदार को ये खुशखबरी सुनाने चले गए। मनोज ने दीप से पूछा, भाई साहब आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं? दीप ने मनोज से कहा, मैं बहुत खुश हूँ, पर एक बात ज़रूर कहूँगा, इस पीली कोठी में जितने लोग तैयारी कर रहे हैं गारंटी देता हूँ कि सभी लोग पीएससी सिलेक्ट होंगे। पीली कोठी के सदस्य मनीष गुप्ता, मनोज और पांडे अपने भविष्य की इतनी बड़ी गारंटी पर बहुत खुश हुए। मनोज समझ गया कि सफल लड़के भी उन्हीं के बीच से आते हैं। दीप के सिलेक्शन से पूरी पीली कोठी में जश्न का माहौल बन गया। देर रात तक सभी लड़के आनंद और आत्मविश्वास में डूबे भविष्य की सफलता पर चर्चा करते रहे। मनोज और पांडे ने इस बार पीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा गंभीरता से दी थी। 3 महीने बाद आए रिजल्ट में दोनों का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। अच्छी मेहनत के बाद भी मनोज असफल हो गया। मनोज को लगा जैसे वह बर्बाद हो गया है, उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। वह निराशा से भर गया। 4-5 दिन उसे होश नहीं रहा। वह अपनी कमियां ढूंढता रहा। वह समझ गया कि पीएससी की राह इतनी आसान नहीं है जितनी वह समझ रहा था। उसके पास अब पुरानी असफलता को भुलाकर आगे की पढ़ाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मनोज के पिता को हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया। उसके पैसों की समस्या अब कम हो गई। हर साल नवंबर तक आने वाला पीएससी का विज्ञापन इस साल नवंबर खत्म होने तक नहीं आया। विज्ञापन न आने के कारण तैयारी करने वाले लड़कों की बेचैनी बढ़ने लगी। एक दिन अचानक अखबार में पढ़ने को मिला कि सरकारी खर्चों में कटौती करने के लिए इस साल मध्य प्रदेश में पीएससी की परीक्षा आयोजित नहीं होगी। पूरे प्रदेश में पीएससी की तैयारी करने वाले लड़के लड़कियों के लिए ये बुरी खबर थी। पीली कोठी में भी निराशा का वातावरण छा गया। मनोज के कमरे में बैठे लड़के आज की इस खबर से दुखी थे और भविष्य की प्लानिंग पर बात कर रहे थे। मनीष ने कहा, जब पीएससी की परीक्षा ही आयोजित नहीं होगी तो कितना भी पढ़ लो उससे होगा क्या? मैंने तो तय कर लिया है कि मैं अपने पिता का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस संभालूंगा। दतिया का गुप्ता दुखी स्वर में बोला, इस बार मेरी तैयारी ऐसी हो ही गई कि दीप भाई साहब जैसी डीएसपी की पोस्ट मिलने से कोई नहीं रोक पाता, पर जब परीक्षा ही नहीं होगी तो पोस्ट कहाँ से मिलेगी? अपनी तैयारी को बढ़ा चढ़ाकर बताया पांडे ने निराश माहौल में उम्मीद की राह दिखाई। जहाँ चाहा वहाँ रहा। हमें अब उत्तर प्रदेश और राजस्थान पीएससी की तैयारी करनी चाहिए। गुप्ता ने पांडे की बात काटते हुए कहा, तुम कुछ नहीं जानते पांडे, दूसरे स्टेट वालों का यूपी और राजस्थान में सिलेक्शन नहीं होता। इंटरव्यू में 100-200 में से 30 नंबर देकर भगा देते हैं। प्रतियोगी लड़कों को बहुत ढूंढने पर भी आगे की तैयारी की कोई निष्कंठ राह नहीं दिख रही थी।
मनोज ने निराश होकर कहा, हम लोग अब क्या करें, समझ नहीं आ रहा। तभी पीली कोठी में अंशु गुर्जर आ गई। अंशु भी दीप के साथ डीएसपी बन गई थी। वे लड़कों को गाइडेंस देने पीली कोठी आती जाती थी। पीएससी परीक्षा आयोजित न होने की निराशा लड़कों के चेहरे पर देखकर अंशु ने कहा, राज्य लोक सेवा आयोग का अब कोई भविष्य नहीं दिख रहा, इसलिए तुम लोग संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस पर फोकस करो। आईएएस, आईपीएस, इनकम टैक्स और दूसरी अखिल भारतीय एवं सेंट्रल सर्विस के लिए संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली परीक्षा आयोजित करता है। राष्ट्रीय स्तर की इस सिविल सर्विस की परीक्षा में सफल होना मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी करने वालों के लिए दिवा शब्द के समान ही था। सब जानते थे कि आईएएस या आईपीएस बनने का स्टैंडर्ड उन लोगों का नहीं है। अंशु का सुझाव वहां बैठे सब लड़कों को अपनी पढ़ाई के स्टैंडर्ड से बहुत आगे लगा। सिविल सर्विस की परीक्षा पास करना गुप्ता की कल्पना से बाहर था। उसने अंशु से कहा, दीदी आईएएस आईपीएस बनना बहुत कठिन है, उसकी तो कभी प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगी। मेहनत करके पीएससी में तो कहीं लटक सकते हैं, पर सिविल सर्विस में होना नामुमकिन है। कुछ देर पहले डीएसपी बनने का दावा करने वाला गुप्ता अब वापस पीएससी में लटकने की बात करने लगा। अंशु ने लड़कों को प्रेरित किया कि मैं जानती हूं कि यदि तुम लोग 2 साल दिल्ली में कोचिंग करोगे तो सिविल सर्विस कोई बहुत कठिन नहीं है, वहाँ कोई आसमान से लड़के नहीं आते हैं। फिर अंशु ने निराश लड़कों को उत्साहित करने की कोशिश की। उड़ान हमेशा ऊंची भरनी चाहिए, नहीं मिलेगी मंजिल तो कोई गम नहीं, पंख तो मजबूत होंगे। मनोज का खोया आत्मविश्वास अंशु की बातों सुनकर लौट आया। उसने अपने भीतर जोश को महसूस करते हुए कहा, दीदी ये सपना नौकरी पाने का सपना नहीं है, खुद को साबित करने का सपना है। रास्ता जो हमने चुना है उसी पर चलकर हमें स्वयं को साबित करना है, इसलिए अब पलायन नहीं कर सकते, या तो मर जाएंगे या जीत कर ही जाएंगे, लेकिन युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर नहीं भाग सकते। मैं सिविल सर्विस प्रीलिम्स की परीक्षा देकर दिल्ली कोचिंग जरूर जाऊंगा। मनोज ने पता नहीं कहां से अपने भीतर ताकत भरी और उस ताकत के प्रभाव से एक जोशीला संकल्प सभी के सामने ले लिया। गुप्ता ने मनोज के जोश की हवा निकालते हुए कहा, एमपीपीसीएस की प्रीलिम्स कभी क्लियर नहीं हुई, चले सिविल सर्विस की परीक्षा क्लियर करने। बड़े आए युद्ध लड़ने वाले, दिन में सपना देखना छोड़ दो मनोज। आईएएस आईपीएस हम जैसे गांव के सरकारी हिंदी मीडियम के लड़कों के लिए नहीं है। एमएलबी कॉलेज से कितने बने हैं आज तक आईएएस आईपीएस? 0। आईआईटी दिल्ली, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसी जगहों से ही निकलते हैं आईएएस आईपीएस। मनोज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जो भी हो पर हमें कोशिश जरूर करना चाहिए। अंशु भी अपनी बात पर टिकी रही, अब तक नहीं बने तो अब बनेंगे और आप लोग ही शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश पीएससी परीक्षा आयोजित ना होना अच्छा ही है, इस कारण आप लोग पोखर से निकलकर समुद्र में तैरना सीखोगे। पर मनोज कैसे जाएगा दिल्ली? ग्वालियर में पढ़ने के लिए ही पैसों की समस्या रहती है इन्हें। पांडे ने मनोज की आर्थिक स्थिति को सार्वजनिक किया। पांडे की बात सुनकर मनोज जैसे आसमान से जमीन पर आ गिरा। उसका चेहरा उतर गया। उसके पिता सस्पेंशन से बाहर तो हो गए थे, पर एक जगह टिके रहने को अपनी आदत के कारण वे अपने बदले हुए मुख्यालय डिंडोरी से झबुआ नहीं गए थे, जिस कारण डिप्टी डायरेक्टर ने उनका सस्पेंशन आधा वेतन भी रोक लिया। अंशु ने जब मनोज को दुखी देखा तो उससे पूछा, क्या तुम सच में दिल्ली जाना चाहते हो? हाँ दीदी, मैं पूरे ताकत से मेहनत करना चाहता हूँ। अंशु ने कहा, मनोज हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। दिल्ली में कोचिंग के लिए मैं तुम्हें 10,000 रुपये देती हूँ। अंशु ने अचानक घोषणा की। वहाँ बैठे सभी लड़के अंशु की ये उदारता देखकर चौंक गए। अंशु का स्नेह देखकर मनोज का मन गीला हो गया। उसने कहा, दीदी मैं कहीं और से व्यवस्था कर लूँगा, पर आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूँगा। अंशु ने मनोज को भावुक होते हुए देखा तो कहा, मनोज बेकार की बातें मत करो, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम दिल्ली ज़रूर जाओगे।
मनोज अब सिविल सर्विस की प्रीलिम्स की तैयारी करने लगा। 4 महीने उसने जमकर पढ़ाई की और मई में सिविल सर्विस प्रीलिम्स दे दी। प्रीलिम्स परीक्षा से मुख्य परीक्षा तक लगभग 5 महीने का वक्त मिलता है। ये 5 महीने प्रतियोगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। प्रीलिम्स के रिजल्ट के इंतज़ार में ये 2 महीने बर्बाद नहीं किए जा सकते। आदर्श तरीका यही है कि प्रीलिम्स परीक्षा के तुरंत बाद बिना उसके रिजल्ट का इंतज़ार किए मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाया जाए। अंशु ने यह कहकर मनोज को दिल्ली जाने के लिए 10,000 रुपये दे दिए। पांडे ने डर और कम तैयारी के कारण सिविल सर्विस प्रीलिम्स की परीक्षा नहीं दी थी, लेकिन भविष्य की तैयारी के लिए पांडे भी मनोज के साथ दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों सपनों और आशाओं से भरी उम्मीद लेकर दिल्ली पहुंच गए। निजामुद्दीन स्टेशन से किंग्सवे कैंप ऑटो से और वहां से रिक्शे से मुखर्जी नगर, बोरियों में किताबें भरे दोनों रिक्शे में बैठे उत्सुकता और कौतूहल से मुखर्जी नगर में जगह जगह लगे सिविल सर्विस कोचिंग सेंटर के बोर्ड देख रहे थे। परीक्षा में सफल हो चुके प्रतियोगियों के फोटो लगे होर्डिंग देखकर दोनों अचंभित हुए जा रहे थे। मुखर्जी नगर आने वाला हर स्टूडेंट इसी उम्मीद और सपने को पाले हुए यहाँ आता है कि कभी वह भी सफल होगा और उसकी तस्वीर भी होर्डिंग पर लगेगी। पर कौन सफल होकर अपना सपना पूरा करेगा और कौन असफल होकर वापस यहाँ से चला जाएगा, कोई नहीं जानता। साल में 400-500 लोग ही तो सफल होंगे, क्योंकि उतने ही पद हर साल निकलते हैं, लेकिन परीक्षा देने वाले तो लाखों में हैं। बाकी का क्या, वे तो अपने सारे अटेम्प्ट पूरे करके असफल और निराश होकर वापस चले जाते हैं। लेकिन असफलता का अनुपात ज़्यादा होने के बावजूद उम्मीद तो नहीं छोड़ी जा सकती। बिना संघर्ष के हार भी तो नहीं मानी जा सकती। इसलिए असफलता और हार की आशंकाओं को भुलाकर जीत के संकल्प को लिए हजारों स्टूडेंट हर साल मुखर्जी नगर आते हैं। मुखर्जी नगर दिल्ली की एक सामान्य कॉलोनी ना रहकर सकारात्मक ऊर्जा और ज्ञान से भरे देश के तमाम युवाओं की कर्मभूमि बन गई है। परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है। मुखर्जी नगर मनोज के मन में मुखर्जी नगर के प्रति एक पवित्र एहसास सा भर गया। आश्चर्य उत्सुकता से मुखर्जी नगर को देखता हुआ मनोज सम्मोहित हुए जा रहा था। कोचिंग के बाहर चाय जूस की दुकानों के सामने तैयारी करने वाले लड़के लड़कियां खड़े थे। कुछ लड़के किताबों की दुकान पर पत्रिकाएं पलट रहे थे। कुछ प्रीलिम्स के पेपर में आए किसी प्रश्न के सही उत्तर जानने के लिए आपस में बहस कर रहे थे। कोई हाल ही में घटित किसी समसामयिक घटना पर चर्चा कर रहा था। कोई नया लड़का किसी सीनियर से परीक्षा में सफल होने की रणनीति पूछ रहा था। पूरा मुखर्जी नगर जैसे पढ़ाई में डूबा हुआ था। मनोज को पढ़ाई का ये माहौल देखकर अद्भुत खुशी हो रही थी। पढ़ाई का ऐसा माहौल उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने महसूस किया कि अभी तक वह व्यर्थ ही ग्वालियर में अपना समय नष्ट कर रहा था। पहली बार वह सही जगह आया है। मनोज और पांडे ने मुखर्जी नगर में लगे हुए नेहरू विहार के सी ब्लॉक में कमरे किराए से ले लिया। नेहरू विहार मुखर्जी नगर से कम संबद्ध बस्ती थी। संकरी गलियां में 3-4 मंजिलों के मकान पूरे नेहरू विहार में फैले हुए थे। नेहरू विहार में कमरे मुखर्जी नगर से सस्ते थे, इसलिए कम पैसा खर्च करने वाले विद्यार्थी नेहरू विहार में रहते थे। मनोज मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी साहित्य की कोचिंग करना चाहता था। 1-2 जगह पूछने पर उसे पता चला कि दृष्टि कोचिंग में विकास दिव्य कीर्ति सर हिंदी साहित्य बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मनोज ने विकास सर की कोचिंग में एडमिशन ले लिया। पांडे अपने आप को हिंदी का विद्वान मानता था, इसलिए उसने कोचिंग न करने का फैसला लिया। दृष्टि कोचिंग बत्रा सिनेमा के पीछे एक बिल्डिंग के बेसमेंट में लगती थी। केबिन में कोचिंग की डायरेक्टर वर्मा मैडम बैठती थी। उसके भीतर एक बड़ा हॉल था जिसमें विकास सर क्लास लेते थे। मनोज की कुछ लड़कों से बात हुई जो कोचिंग में पहले से आ रहे थे। ये लड़के देश के कोने कोने से यहाँ पढ़ने आए थे। कुछ लड़के अपने राज्य की पीएससी में पहले ही सिलेक्ट होकर नायब तहसीलदार और डीएसपी बन चुके थे। वे अब यहाँ आईएएस या आईपीएस बनने आए थे।
कुछ लड़के लड़कियां 2-2, 3-3 बार सिविल सर्विस का इंटरव्यू दे चुके थे। प्रीलिम्स परीक्षा पास करके मुख्य परीक्षा देने वाले लड़के लड़कियों की यहाँ कोई कमी नहीं थी। ग्वालियर में तो मुश्किल से कोई सिविल की प्रीलिम क्लियर कर पाता है और यहाँ तो इंटरव्यू दिए लोगों की भरमार है। आश्चर्य और खुशी के साथ साथ मनोज के मन में घबराहट भी हो रही थी। क्या वह इतने योग्य और पहले स्टेट सर्विस में सिलेक्ट लड़कों से कम्पीट कर पाएगा? वह जानता था कि इन लोगों के सामने वह कुछ भी नहीं है। वह 12th फेल का कलंक लिए यहाँ आया है और यहाँ सब उद्भट विद्वान और सफल लोग, पता नहीं वह कैसे टिक पाएगा। इन लोगों के बीच 1 महीना हो गया। मनोज को विकास सर की क्लास में जाते हुए अजीब सा आकर्षण था। विकास सर के पढ़ाने में क्लास के सभी लड़के लड़कियां उन्हें मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। विकास सर ने अब तक पढ़ाए गए सिलेबस का टेस्ट लेने की घोषणा की। क्लास खत्म होने पर जब मनोज क्लास के बाहर गया तो कुछ लड़के चाय की दुकान पर झुंड में खड़े थे और 3 दिन बाद होने वाले टेस्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। मनोज भी उनके साथ खड़ा हो गया। एक लड़के ने कहा, हिंदी साहित्य में विकास सर ने जिसका लिखा हुआ पसंद कर लिया, समझो वह ज़रूर IAS या IPS बनेगा। पिछले साल दीपेंद्र कुशवाहा का नाम के लड़के ने के बारे में विकास सर ने पहले ही घोषणा कर दी थी और उसी साल वह IAS बन गया। एक दूसरा लड़का कट चाय पीते हुए बोला, तो विकास सर इस साल मेरे बारे में घोषणा करेंगे। मैं जयशंकर प्रसाद पर ऐसा उत्तर लिखूंगा कि विकास सर को भी लगेगा कि ऐसा धुरंधर कौन आ गया उसकी क्लास में। इसके साथ ही उस लड़के ने प्रसाद की कामयानी कविता सुनानी शुरू की। लड़का तब तक अपनी याद की हुई कविता सुनाता रहा जब तक उसके साथ वाले लड़कों ने उसे रोका नहीं। मनोज को इस कविता की 4 पंक्तियाँ याद थी। एक लड़के के मुंह से इतनी लंबी कविता सुनकर वे आश्चर्यचकित रह गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश से दिल्ली तैयारी करने आए एक लड़के ने इलाहाबाद को याद इस कविता की शुरुआती 4-5 पंक्तियाँ ही कहते हुए कहा, कोई कुछ भी कहे, मैं ताराचंद हॉस्टल में था तब से संजीव जी को जानता हूँ। MA गोल्ड मेडलिस्ट है ये आदमी, वह भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से है। ये टेस्ट टॉप ना करें तो मेरा नाम बदल देना। साथ खड़े स्नेहू जी केवल मन बंद मुस्कुराते रहे। अपनी प्रशंसा के बदले उन्होंने प्रशंसा करने वाले लड़के के चाय के पैसे अदा कर दिए। एक लड़के ने अलग राग अलापा, मुझे तो लगता है कि टेस्ट में राहुल रूसिया टॉप करेंगे। यूपी PCS में 2 बार सिलेक्ट हो चुके हैं, एक बार ट्रेड टैक्स में और दूसरी बार DSP बने। दोनों बार हिंदी में बम्पर नंबर पाए थे। राहुल रूसिया ना अपनी लंबी बाहें हवाई जहाज के डेनों जैसी फैलाकर अपने समर्थकों को गले लगा लिया। साथ खड़े संजीव जी मनोज ऐसे उद्भट विद्वानों को देखकर घबरा गया। इनके सामने वह कहीं नहीं ठहरता। वह समझ नहीं पा रहा था कि इन लड़कों जैसा योग्य और विद्वान बनने के लिए कितना और कब तक पढ़ना पड़ेगा। विद्वान और पूर्व से सेलेक्ट लड़कों के सामने अपनी कमज़ोर स्थिति से निराश वह अपने कमरे की ओर चल दिया। वह जानता था कि मुख्य परीक्षा में पास होने के लिए हिंदी में अच्छे नंबर लाना ज़रूरी है, इसलिए वह विकास सर के टेस्ट को बहुत गंभीरता से देना चाह रहा था। यदि इस टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाते हैं तो वह समझ जाएगा कि उसकी पढ़ाई की दिशा और लेखन शैली मुख्य परीक्षा के लिए एकदम सही है। कमरे पर पहुंचकर उसने पांडे को अपने मन की उलझन बताई। हिंदी के विद्वान पांडे ने मनोज को ज्ञान दिया, तुम्हें यदि टेस्ट में अच्छे नंबर लाना है तो सबसे अलग लिखना पड़ेगा। भाषा शैली इतनी खतरनाक और आतंकित करने वाली हो कि कॉपी चेक करने वाला हैरान रह जाए। जब तक वह आपको विद्वान नहीं मानेगा अच्छे नंबर नहीं देगा। इतना कहकर उसने निरारा पर लिखी 5-6 किताबें मनोज के सामने रखी और बोला, इन किताबों में निराला की कविताओं पर बहुत गहराई से लिखा है, इन्हें पढ़ो। रामविलास शर्मा, दूतनाथ सिंह, सूर्य प्रकाश दीक्षित जैसे विद्वान लेखकों की है। मनोज ने किताबों को देखकर कहा, ये किताबें मैंने पढ़ी हैं, बहुत श्रेष्ठ लिखा है, पर इनसे प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखे जाएंगे? 200 पेज की इन किताबों
से 600 शब्दों का उत्तर लिखना बहुत कठिन काम है, पर इनसे प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखे जाएंगे? ज्ञान के इन अमृत कुंडों में से कौन से अमृत बिंदुओं को लेकर अपना उत्तर लिखना चाहिए, ये मनोज को समझ नहीं आ रहा था। फिर मनोज ने विकास सर के क्लास के नोट्स उठा लिए। क्लास में विकास सर के लेक्चर सुनने होने के कारण उसे वे नोट्स अच्छे से समझ आ रहे थे। सरल भाषा में और विस्तार से विकास सर ने टॉपिक समझाया था। मनोज ने तय किया कि वह इन्हीं नोट्स को टेस्ट के लिए पढ़ेगा। टेस्ट हो गया। टेस्ट के अगले दिन विकास सर ने क्लास में पूछा, मनोज कुमार शर्मा कौन है? मनोज ने अपना हाथ उठाया। विकास सर ने कहा, इस लड़के में सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर करने की क्षमता है। टेस्ट में इसके सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं। मनोज को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उसके उत्तर इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं कि विद्वानों से पूरी क्लास में वह टॉप कर सके? क्या उसने सच में सबसे अच्छा लिखा है? इलाहाबाद के उद्धत विद्वानों से भी अच्छा, स्टेट सर्विस में सिलेक्टेड लड़कों से भी बेहतर। मनोज आज पूरी क्लास में हीरो बन गया। सभी लड़के लड़कियां उसकी तरफ देख रहे थे। उसने अपने जीवन में ऐसा ड्रेस पहले कभी नहीं देखा था। विकास सर की प्रशंसा पाने के लिए क्लास के सभी लड़के लड़कियों में होड़ लगी रहती थी। विद्यार्थियों की तारीफ करने में कंजूसी बरतने वाले विकास सर ने उसकी भरपूर तारीफ की थी, जिस कारण वह आज क्लास में सभी के आकर्षण का केंद्र बन गया। जब वह क्लास से निकला तो कुछ लड़कियों ने उसे घेर लिया। लड़कियों को उसमें भविष्य का IAS IPS दिखाई दे रहा था। लड़कियां उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थीं। आपने इतने अच्छे उत्तर कैसे लिखे? आप किस लेखक की किताब पढ़ते हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप किस स्टेट में सिलेक्ट हो चुके हैं? आपको IAS बनना पसंद है या IPS? आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है? लड़कियों ने नए नए योग्य सिद्ध हुए मनोज पर प्रश्नों की बौछार कर दी। वह एक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता, तब तक दूसरा प्रश्न दाग दिया जाता, और यह सब इतनी गति से उत्तर नहीं दे पाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एक ही महीने में दिल्ली में अपने ऐसी मनमोहक पहचान बना लेगा। वह अभिभूत सा लड़कियों से घिरा खड़ा रहा। एक लड़की मनोज से एक्सक्यूज़ मी कहते हुए धीमी आवाज़ में बोली, मैं राजस्थान से हूँ, इसी साल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनी हूँ, अब यहाँ IAS बनने आई हूँ। चलिए सामने पार्क में बैठकर बात करते हैं। मनोज कुछ कहता, तब तक एक दूसरी लड़की ने मनोज से उसके कमरे का एड्रेस लेकर उससे कहा, मुझे आपसे प्रेमचंद की कफन कहानी समझनी है। कब आ जाऊँ आपके रूम पर? मनोज इन लड़कियों को अस्पष्ट सा जवाब देकर आगे बढ़ गया। एक तीसरी लड़की जो कुछ पीछे रह गई थी मनोज के पास आकर उसके साथ चलने लगी। साथ चलते हुए उसने कहा, मनोज मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ज़रूर सिविल में सेलेक्ट हो जाओगे। क्यों ना हम कंबाइंड स्टडी करें? सच कहूँ तो मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। इस लड़की की बात सुनकर मनोज को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। लड़की की व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद करने के पक्ष में नहीं थी, इसलिए वह सीधे मुद्दे पर आ गई। लड़कियां दिल्ली में IAS IPS बनने आई थी, पर उनमें से कुछ सोचती थी कि यदि खुद ना बन सके तो एक उन्हें IAS IPS प्रेमी मिल जाए। विकास सर द्वारा दिए टेस्ट के नंबरों ने मनोज को आज लड़कियों की नज़र में उम्मीदों वाला लड़का बना दिया। मनोज आज फूला नहीं समा रहा था। हमेशा लोगों की नज़र में श्रेष्ठ बनने की कोशिश करने वाले मनोज को लोगों ने वास्तव में श्रेष्ठ मान लिया था। अपनी मनमोहिनी छवि से आनंदित होता मनोज लड़कियों से विदा लेकर अपने कमरे की ओर चल दिया। अपने कमरे पर पहुंचकर कोचिंग में मिले नंबरों का पूरा किस्सा उसने पांडे को सुनाया। पांडे को उम्मीद नहीं थी कि वह क्लास में टॉप कर सकता है। पांडे ने उसके उत्तर की सरसरी निगाह से देखा और पेपर पलंग पर लगभग फेंकते हुए कहा, आप बेहद ही खुश हो रहे हैं। आपके उत्तर समान हैं, मुझे इसमें कोई विशिष्टता नज़र नहीं आ रही। पांडे के भीतर ईर्ष्या पैदा हो रह गई। पांडे खुद को हिंदी का विद्वान मानता था और मनोज को हिंदी का एक सामान्य विद्यार्थी, इसलिए पांडे आज उसकी उपलब्धि पर कुढ़ रहा था। पांडे की नकारात्मक प्रतिक्रिया देखकर मनोज को दुख हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह फिर से अपने लिखे उत्तर पढ़ने लगा। सिविल सर्विस की प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट आ गया।
मनोज और पांडे नेहरू विहार के एक साइबर कैफ़े देखने पहुंचे। मनोज का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। पांडे ने ये प्रीलिम नहीं दी थी, इसलिए वे अब विचलित था। मनोज ने इंटरनेट पर रिजल्ट देखा। उसके जीवन की पहली प्रीलिम्स क्लियर हो गई। प्रीलिम्स निकलने की खुशी में वह उत्साह और प्रसन्नता से लगभग दौड़ता हुआ कोचिंग की ओर चल दिया। कोचिंग के बाहर प्रीलिम्स में सफल हुए कई लड़के लड़कियां आपस में बात कर रहे थे। ग्वालियर में बड़ी मुश्किल से 1 या 2 लड़कों की सिविल सर्विस की प्रीलिम्स निकली थी। यहाँ तो जिसकी देखो उसी की प्रीलिम्स क्लियर हो गई है। अभी तक उसे प्रीलिम्स बहुत बड़ी उपलब्धि लग रही थी, पर जब उसने देखा कि उसकी आधी क्लास ही प्रीलिम्स क्लियर हो गई तो उसे समझ आ गया कि प्रीलिम्स तो केवल मुख्य परीक्षा देने का प्रवेश द्वार है। असली लड़ाई तो मुख्य परीक्षा में होगी। मनोज कोचिंग के अंदर पहुंचा तो पता चला कि प्रीलिम्स के रिजल्ट के कारण क्लास आज 15 मिनट लेट हो जाने वाली है। कोचिंग की डायरेक्टर वर्मा मैडम एक लड़की को हिंदी साहित्य के बारे में बता रही थी। मैडम ने उस लड़की से पूछा, आपने हिंदी साहित्य पहले कभी पढ़ा है? नहीं, लड़की ने कहा। पास खड़े मनोज ने मैडम को नमस्ते किया तो मैडम ने भी मुस्कुराकर मनोज के अभिवादन का उत्तर दिया। मनोज को देखकर मैडम ने उस लड़की से कहा, देखिए ये मनोज है, इसने पिछले टेस्ट में क्लास में टॉप किया है। लड़की ने एक नज़र मनोज को देखा और वापस वर्मा मैडम की बात सुनने लगी। मैडम ने लड़की से कहा, आप मनोज से कोचिंग की पढ़ाई के बारे में बात कर सकती हैं। 1 महीने में मनोज के लेखन में बहुत सुधार हुआ है। मेरा नाम श्रद्धा है, मैं अल्मोड़ा की रहने वाली हूँ, आज ही दिल्ली आई हूँ। मैंने हिंदी साहित्य पहले कभी नहीं पढ़ा। कैसी है ये कोचिंग? क्या मैं एकदम नया विषय कवर कर लूँगी? श्रद्धा की आंखों में कुछ प्रश्न तैर रहे थे, जिनके जवाब वे एक अजनबी लड़के से चाह रही थी। दिल्ली के नए माहौल को समझने और जानने की बेचैनी भी साफ नज़र आ रही थी उसमें। उसके चेहरे पर नए विषय का खौफ भी नज़र था। मनोज काफ़ी देर तक उत्सुकता और उम्मीद में डूबी श्रद्धा को देखता रहा। पता नहीं क्या आकर्षण था इस लड़की में जो मनोज उसके सामने से हटा नहीं। पारदर्शी शीशे की तरह साफ नज़र आ रहा था कि ये लड़की जैसी है वैसी ही दिख रही है। जो महसूस कर रही है वही बयान कर रही है। इसका चेहरा, श्रद्धा की सरलता व आकर्षण में मनोज वहीं खड़ा रहा। दिल्ली की दूसरी लड़कियों से अलग लग रही थी उसे श्रद्धा। गणित के सवालों जैसी उलझी लड़कियों से अलग श्रद्धा सरल कविता सी उसके दिल में उतर गई थी। कहीं यही पहली नज़र में बदला तो नहीं है? मनोज समझ नहीं पा रहा था, पर अपने आप को बनता हुआ महसूस कर रहा था। श्रद्धा के मन की चिंता को कम करने के लिए उसने कहा, विकास सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। उन लोगों के लिए तो बहुत उपयोगी है जो हिंदी में एकदम नए हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुमने सही निर्णय लिया है। क्लास का समय हो गया था। दोनों क्लास में साथ साथ बैठ गए। विकास सर ने क्लास में आकर सबसे पहला प्रश्न किया, प्रीलिम्स किस किस का क्लियर हुआ? मनोज के साथ साथ लगभग आधी क्लास ने हाथ खड़े कर दिए। विकास सर ने इस भीड़ को बधाई दी। पास बैठी श्रद्धा ने मनोज से आश्चर्य से पूछा, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया? जी, मनोज ने कहा। कौन सा अटेम्प्ट था? श्रद्धा ने आगे पूछा। पहला, मनोज ने कहा। सिविल सर्विस में केवल 4 अटेम्प्ट देने को मिलते हैं। ऐसे में पहले ही अटेम्प्ट में मनोज की प्रीलिम्स क्लियर होना उसे श्रद्धा की नज़रों में योग्य बना रहा था। श्रद्धा के अल्मोड़ा की स्थिति भी ग्वालियर जैसी ही थी। वहाँ भी सिविल का प्रीलिम्स निकालने वाले बिरले ही होते थे। इसलिए श्रद्धा भी पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर करने वाले मनोज को सम्मान और उत्सुकता से देख रही थी। एक शाम मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा के सामने मेरठ वाला रेस्टोरेंट पर कोचिंग से फ्री हुए कुछ लड़के लड़कियां समोसे खा रहे थे। कुछ लोग चाय पी रहे थे। मेरठ वाले से लगी हुई किताबों की दुकान पर खड़ा मनोज इस महीने आई प्रतियोगिता दर्पण खरीद रहा था। तभी उसने एक आवाज़ सुनी, हेलो मनोज। मनोज ने पलटकर देखा तो सामने आसमानी रंग के सूट में श्रद्धा खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मनोज की नज़रें उसके चेहरे पर स्थिर हो गईं। श्रद्धा को देखकर मनोज का मन सुकून से भर गया। उसने बातचीत
का सिलसिला चलाया। कहा, कमरा लिया है आपने? मुखर्जी नगर में 1229 में। श्रद्धा ने कहा, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? मनोज ने बात आगे बढ़ाते हुए श्रद्धा से पूछा, हिंदी साहित्य में उतना भी सरल नहीं है जितना लोग कहते हैं। मुझे तो बहुत कठिन लग रही है। श्रद्धा ने उदास स्वर में कहा, चिंता में इस लड़की का चेहरे कितना मासूम हो जाता है। श्रद्धा को मासूमियत में खोया मनोज उसके साथ साथ चलने लगा। श्रद्धा का हॉस्टल नेहरू विहार के पुल के पहले ही था। दोनों के बीच 1-2 मिनट चुप्पी बनी रही। दोनों मुखर्जी नगर से नेहरू विहार जाने वाले कम चहल पहल वाले अंधेरे रास्ते पर बढ़ रहे थे। शुरू में कोई भी नया विषय इसी तरह तकलीफ देता है, पर कुछ महीनों में आपको हिंदी साहित्य समझ आने लगेगा। मनोज ने श्रद्धा के पढ़ाई के तनाव को कम करने की कोशिश की। पता नहीं, असमंजस में थी श्रद्धा। चुप्पी बनी रही कुछ देर तक। दोनों के बीच कुछ तो था इस लड़की में जो मनोज को आकर्षित कर रहा था। उसने श्रद्धा से पूछा, अच्छा तुम अब्बू खां की बकरी को जानती हो? यह अप्रासंगिक प्रश्न श्रद्धा को समझ में नहीं आया। प्रश्न का रहस्य समझने के लिए उसकी आंखें सामान से बड़ी हो गई। मनोज ने उसकी जिज्ञासा शांत करते हुए कहा, हमारे यहाँ कक्षा 5 में अब्बू खां की बकरी की कहानी कोर्स में चलती थी। तभी से अल्मोड़ा मेरे दिमाग में बसा है। एक खूबसूरत पहाड़ी शहर। मनोज को याद था कि श्रद्धा ने पहली मुलाकात में बताया था कि वह अल्मोड़ा की रहने वाली है। उसका उत्तर सुनकर श्रद्धा ने आश्चर्य व्यक्त किया, क्या तुम्हें अब तक वह कहानी याद है? हाँ, मुझे वह कहानी आज भी याद है। याद कैसे ना रहती? इतने सुंदर शहर की कहानी कोई भूल सकता है भला? मनोज ने हंसते हुए कहा। लड़की के नज़दीक जाने के लिए उसने उसके शहर की तारीफ को आधार बनाया। मनोज की बात सुनकर श्रद्धा भी हंस दी। उसकी भरोसेमंद हंसी ने मनोज को उत्साहित कर दिया। मनोज ने श्रद्धा को जानने के उद्देश्य से कुछ प्रश्न पूछने शुरू किए। श्रद्धा, क्या तुम्हारे यहाँ बर्फ़ गिरती है? वहाँ तो इतनी ठंड पड़ती है कि कूलर पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। तुम दिल्ली की भयानक गर्मी में कैसे सह लेती हो? तुम्हें तो बहुत गर्मी की आदत ही नहीं होगी। क्या पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते तुम थक नहीं जाती? जब तुम्हारी बस पहाड़ों पर गोल गोल चक्कर लगाकर आगे बढ़ती है तो नीचे देख डर नहीं लगता? मनोज बिना श्रद्धा के उत्तर की प्रतीक्षा किए ढेर सारे सवाल उससे पूछता रहा। उसका मन अब श्रद्धा और उसके खूबसूरत शहर के आसपास ही मंडरा रहा था। उसके सारे प्रश्न रुचिकर लग रहे थे। उसके शहर के बारे में ये लड़का कल्पना मौत से कितनी सारी बातें कह रहा है। सुनसान रास्ते से श्रद्धा अपना हॉस्टल की ओर जाने लगी। श्रद्धा को अभी भी मनोज के प्रश्न लगातार सुनाई दे रहे थे, जिनके उत्तर श्रद्धा नहीं दे पाई थी। मनोज ने श्रद्धा के साथ अधिक समय बिताने के लालच में उससे पूछा, क्या मैं तुम्हें हॉस्टल तक छोड़ दूं? श्रद्धा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। उसने श्रद्धा को उसके हॉस्टल तक छोड़ दिया। जाते समय उसने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मेरी इच्छा है कि मैं कभी तुम्हारा खूबसूरत शहर अल्मोड़ा ज़रूर देखूं। इतना कहकर वह आप वापस मुड़ा और तेज चाल से नेहरू विहार के पुल की तरफ जाने लगा। अपनी बात का श्रद्धा पर असर देखने के लिए मनोज वहाँ नहीं रुका। अपने मन में अजीब सी खुशी महसूस कर रहा था। मनोज ऐसी खुशी उसने अपने जीवन में पहली बार महसूस की थी। उसे लग रहा था कि इस लड़की के मौन में एक भरोसा है और उसकी आंखों में अपनापन। उसका मन श्रद्धा के आसपास ही चक्कर लगा रहा था। अपने कमरे पर आने के बाद भी वह श्रद्धा के ख्यालों में खोया रहा। एक दिन विकास सर की क्लास में घुसते ही उसने देखा कि सर के यहाँ साफ सफाई करने वाला लड़का बाहर स्टूल पर बैठा है और श्रद्धा ज़मीन पर बैठकर उसके पैर पर मरहम पट्टी कर रही है। 2-3 स्टूडेंट वहाँ खड़े ये दृश्य देख रहे हैं। पूछने पर लड़के ने बताया कि छोटू के पैर में चोट लग गई है और श्रद्धा अपने कमरे से फर्स्ट एड किट लाकर उसकी ड्रेसिंग कर रही है। श्रद्धा ने कहा, भैया चिंता मत करो, 2 दिन बाद पट्टी बदल दूंगी। श्रद्धा ने मनोज को देखा तो मुस्कुरा दी। पता नहीं क्यों श्रद्धा को इस तरह एक गरीब लड़के की मदद करते देख मनोज की आंखें भीग गई। श्रद्धा ने मनोज को भावुक होते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ मनोज? मनोज कुछ नहीं बोला। दोनों क्लास में चले गए। क्लास के बाद दोनों साथ साथ वापस जाने लगे। श्रद्धा के एक हाथ में उसका फर्स्ट एड किट था, दूसरे हाथ में किताबें। मनोज ने श्रद्धा के हाथ से किट ले लिया। वह अपने आप को श्रद्धा की तारीफ करने से नहीं रोक सका। श्रद्धा, तुम बहुत संवेदनशील हो।
श्रद्धा को उसकी तारीफ में कल अतिशयोक्ति लगी। उसने कहा, नहीं कि मनोज, मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ, मेरा ये कर्तव्य था। मनोज ने अपने अतीत की किसी तकलीफ को याद करते हुए कहा, श्रद्धा, कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो पैसा ना होने पर किसी बुखार से तपते लड़के को अपने क्लिनिक से भगा देते हैं। इस दुनिया में तुम जैसे अच्छे लोग बहुत कम रह गए हैं। श्रद्धा को अपनी तारीफ सुनकर ऐसा लगा जैसे कि उसकी मेहनत का पुरस्कार उसे मिल गया हो। मनोज ने ग्वालियर के डॉक्टर जैन की घटना श्रद्धा को सुनाई। श्रद्धा ध्यान से वे घटना सुन रही थी। उसका हॉस्टल आ गया। मनोज नेहरू विहार की ओर मुड़ गया। आज श्रद्धा अपने गेट पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसने महसूस किया कि क्लास के इस योग्य लड़के के भीतर कोई अलग ही लड़का छिपा है, जिसके बारे में अभी बहुत कुछ जानना है। विकास सर ने 10 दिन के लिए निबंध की कैप्सूल क्लास शुरू की। पांडे ने मनोज के साथ विकास सर की निबंध की क्लास ज्वाइन कर ली। मनोज उसके साथ ना बैठकर उसके आगे वाली पंक्ति में श्रद्धा के साथ बैठ गया। श्रद्धा के साथ उसका बैठना पांडे को अखर गया। मनोज श्रद्धा से हंस कर बात कर रहा था। पीछे पांडे का चेहरा अपनी रंगत बदल रहा था। पांडे को इस बात से कष्ट हो रहा था कि मनोज की दोस्ती एक लड़की से कैसे हो गई। मनोज ने जब पांडे को घूरते हुए देखा तो समझ गया कि मामला बिगड़ रहा है। उसने पांडे के गुस्से को कम करने के उद्देश्य से श्रद्धा का परिचय पांडे से कराते हुए कहा, पांडे जी, ये श्रद्धा है। इनका भी एक विषय हिंदी है, BMS डॉक्टर है, बहुत योग्य है। लेकिन पांडे पर श्रद्धा की तारीफ का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी सीट पर बैठे हुए अपनी आवाज़ को थोड़ा ऊंचा करते हुए मनोज से कहा, मनोज जी, श्रद्धा तो बहुत योग्य है, पर क्या आपने इन्हें बता दिया कि आप 12th में फेल हो गए थे? मनोज का दिल धक से रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पांडे उसे श्रद्धा के सामने इस तरह से बेइज्जत कर देगा। श्रद्धा पांडे का वाक्य सुनकर मनोज की तरफ देखने लगी। मनोज उससे नज़रें चुरा रहा था। श्रद्धा उसे अच्छी लगने लगी थी। पता नहीं अब श्रद्धा उसके बारे में क्या सोचेगी, उससे दोस्ती रखेगी या उसे पढ़ाई में कमज़ोर मानकर मिलना बंद कर देगी। क्लास शुरू हो गई। श्रद्धा पूरी क्लास में गंभीर बैठी रही। उसकी गंभीरता से मनोज आशंकित होता रहा। समझ गया था कि श्रद्धा अब उसे किसी तरह पसंद नहीं करेगी। पांडे अपना काम करके विकास सर द्वारा पढ़ाए जा रहे आर्थिक विकास और बाजारवाद विषय पर तल्लीनता से उनका लेक्चर सुन रहा था। क्लास खत्म होने के बाद श्रद्धा ने मनोज से कहा, क्या मैं तुमसे 10 मिनट बात कर सकती हूँ? इस प्रश्न में मनोज घबरा गया। पता नहीं क्या कहना चाहती है श्रद्धा। शायद वह यही कहना चाहती है कि वह एक 12th फेल लड़के से कोई दोस्ती नहीं रखना चाहती। श्रद्धा भी तो किसी ऐसे लड़के से दोस्ती करना चाहती होगी जिसका IAS या IPS बनना तय हो। मनोज इसी उधेड़ बुन में श्रद्धा के साथ साथ चलता रहा। पांडे ने मनोज को श्रद्धा के साथ जाते हुए देखा तो उसे पास बुलाकर कहा, मनोज जी, आप दिल्ली पढ़ने आए हैं, ये प्रेम लीला बंद कीजिए। क्या अंशु दीदी ने इसी काम के लिए तुम पर भरोसा किया था, इसलिए तुम्हें पैसे दिए थे? पांडे ने उसे अपने विशिष्ट तरीके से पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। मनोज को अभी भी पांडे पर गुस्सा आ रहा था, पर उसने अपना गुस्सा दबाते हुए बड़े विनम्र स्वर में इतना ही कहा, पांडे, श्रद्धा बहुत अच्छी लड़की है। इतना कहकर आशंकित और भयभीत मनोज श्रद्धा के पास पहुंच गया। मुखर्जी नगर में जूस की दुकान के नज़दीक पहुंचकर श्रद्धा ने उससे पूछा, क्या आप 12th में फेल हो गए थे? फिर आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स कैसे निकल गई? मनोज की जैसे सांस अटक गई। उससे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। कहीं श्रद्धा उसे झूठा तो नहीं समझती, कहीं उसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेरी प्रीलिम्स नहीं निकली, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मनोज ने श्रद्धा से कहा, हाँ, उस साल स्कूल में नकल नहीं हुई थी श्रद्धा, इसलिए मैं फेल हो गया था। 10th में नकल हो गई थी, इसलिए 3rd डिवीज़न से पास हो गया था। झूठ के सहारे दूसरों को प्रभावित करने वाला मनोज श्रद्धा से झूठ नहीं बोल सका। सच्चाई का आत्मविश्वास मनोज के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि ये लड़की उसके भीतर बस गई है, इसलिए उसके बारे में सब जानना चाहती है। कुछ भी इससे छुपा नहीं है, इसलिए कुछ भी इसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। श्रद्धा के हॉस्टल के नज़दीक पहुंचकर दोनों हॉस्टल के सामने वाले पार्क में जाकर बैठ गए। श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज, मैंने मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2 बार दिया है, पर MBBS के लिए नहीं चुनी गई।
BAMS किया मैंने अपने पापा को निराश कर दिया। बहुत मेहनत के बाद भी मुझे नहीं पता मैं क्यों असफल हो गई थी। शायद सिविल सर्विस में सफल होकर पापा की उम्मीदों को पूरा कर पाऊँ। तुमने तो 12th फेल हो जाने के बाद भी पहली ही बार में प्रीलिम्स क्लियर कर लिया। सच में ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी कहानी सुनकर मैं भी मोटिवेट हो गई। पांडे का दाव उल्टा पड़ गया। 12th फेल की कहानी सुनाकर श्रद्धा को मनोज से दूर करने की उसकी कोशिश बेकार हो गई। मनोज की सच्चाई जानकर श्रद्धा उससे दूर नहीं हुई बल्कि उसकी कहानी से प्रेरित हो रही थी। श्रद्धा के इस उदार मन को देखकर मनोज देर तक उसके गांव और ग्वालियर के किस्से उसे सुनाता रहा। श्रद्धा कभी उसके संघर्ष के किस्से सुनकर गंभीर हो जाती, कभी आश्चर्य से आंखें बड़ी करके उसे देखती रहती, कभी किसी बात पर देर तक हंसती रहती। शाम अब रात में तब्दील हो गई थी। अतीत की अपनी असफलता को भुलाकर दोनों भविष्य में सफलता की राह पर बढ़ना चाह रहे थे। सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा को केवल 10 दिन बचे थे। अव्यवस्थित सी तैयारी थी मनोज की। इतिहास और हिंदी साहित्य के अतिरिक्त सामान्य अध्ययन के 2 कठिन पेपर भी होने थे, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हुई। इन पेपरों में संविधान, भूगोल, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर सभी कुछ पूछा जाएगा। पैसों के अभाव में वह सामान्य अध्ययन और इतिहास की कोचिंग नहीं कर सका। इंग्लिश का 300 नंबर का कंपलसरी पेपर पास करना भी ज़रूरी है। सुकून की बात यह है कि इस पेपर के नंबर मुख्य परीक्षा में जुड़ते नहीं हैं, लेकिन 300 में से यदि पासिंग मार्क्स 100 नंबर नहीं आए तो शेष किसी भी पेपर की कॉपी ही चेक नहीं की जाएगी। हिंदी साहित्य के बचे हुए सिलेबस को पूरा करने के लिए विकास सर ने अंतिम क्लास रात को ली। मनोज की हिंदी साहित्य की कोचिंग पूरी होने को थी, इस कारण से उसे अब वापस ग्वालियर जाना है। पर इस अंतिम क्लास के समय मनोज श्रद्धा के बारे में सोच रहा था। वह नहीं जानता कि श्रद्धा अब उसे कब मिलेगी भी या नहीं। इतनी बड़ी दुनिया, इतनी दूरी, 2-3 महीने की दोस्ती क्या जीवन भर दोस्ती बन पाएगी, उसे पता नहीं। पर उसकी इच्छा है कि कितनी भी बड़ी दुनिया हो, कितनी भी दूरी हो, श्रद्धा उसमें हर जगह मौजूद है, हमेशा मौजूद है। रात भर चलने वाली इस क्लास में मनोज श्रद्धा को देखकर यही कल्पना करता रहा कि वह इस लड़की के साथ ही हमेशा रहे और कितना अच्छा हो। दिल्ली की अपनी आखिरी क्लास में मनोज श्रद्धा की कल्पनाओं में ही डूबा रहा। क्लास सुबह 6 बजे तक चलती रही। मनोज सोचता रहा अपने अनिश्चित भविष्य के बारे में। यहाँ से जाने के बाद क्या होगा? सफलता असफलता कुछ भी निश्चित नहीं। क्या सफलता इतनी आसानी होती है? क्या सिलेक्ट होना इतना आसान होता है? पता नहीं। अगर सिलेक्ट हो जाए तो तब ठीक हो जाएगा। वह श्रद्धा से कह देगा कि वह उससे प्यार करता है। पर यदि अभी कह दे तो श्रद्धा एक असफल लड़के को क्यों चुनेगी? आखिरी क्लास में उसके दिमाग में यही सब चलता रहा। क्लास खत्म होने के बाद मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा रुकना, मैं विकास सर से मिलकर आता हूँ। मनोज विकास सर से मिलने चला गया। सर को क्लास के लड़के लड़कियाँ घेरे हुए थे। मनोज को देखकर सर ने उसे मुख्य परीक्षा के लिए शुभकामना दी। उसने सर के पैर छुए और वापस बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा कि श्रद्धा सामने के पार्क में बेंच पर बैठी हुई है। पार्क में सुबह की धुली हुई धूप निखर आई। श्रद्धा के अलसाए चेहरे पर सुबह की पीली धूप सोने जैसी चमक रही थी। मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मैं आज शाम को ग्वालियर चला जाऊंगा। वह श्रद्धा से कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। श्रद्धा ने उसे आगे की परीक्षा के लिए शुभकामना दी। मनोज, तुम बहुत मेहनती हो, तुम जरूर सफल हो जाओगे। खूब मेहनत से मुख्य परीक्षा देना। जीवन में कभी हम लोग फिर से मिलें तो मैं गर्व से कह सकूंगी कि सफल मनोज दिल्ली में मेरा दोस्त था। अंतिम वाक्य सुनकर मनोज को लगा कि वह श्रद्धा को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है। वह इस तरह से उसे हमेशा के लिए नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए उसने कहा, क्या हम हमेशा दोस्त नहीं रह सकते? श्रद्धा ने कुछ देर सोचते हुए जवाब दिया, हम दोस्त तो हैं ही मनोज, पर मुझे नहीं पता कि मैं आगे कहाँ पढ़ूंगी। सिविल सर्विस की तैयारी का क्या भविष्य है? मुझे डिग्री के बाद इंटर्नशिप भी करनी है। सब कुछ अनिश्चित है मेरा। अगले महीने में भी यहाँ से चली जाऊँगी। आगे की तैयारी मैं शायद अपने घर से ही करूँ। श्रद्धा मनोज के बारे में अनिश्चय की स्थिति में ही थी।
उसे नहीं पता था कि वह मनोज से कब तक और कितनी दोस्ती रखना चाहती है। मनोज को आज श्रद्धा अचानक अपने आप से दूर जाती हुई दिखी। वह उसे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन ज़िंदगी की डगर सीधी सरल नहीं है। वह इतनी उबड़-खाबड़ है कि कोई सपना इतनी आसानी से अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचता। मनोज नहीं जानता था कि एक बार दूर होने पर दोबारा कैसे ढूंढ पाएगा वह श्रद्धा को। उसने कहा, क्या तुम्हारा अल्मोड़ा का फ़ोन नंबर मुझे मिलेगा? श्रद्धा ने उसकी कॉपी पर अल्मोड़ा का नंबर लिख दिया। उम्मीद ख़त्म नहीं होती। कभी मनोज की इच्छा हो रही थी कि वह श्रद्धा की कॉपी पर रखी अपनी हथेली को थाम ले, और बिना श्रद्धा की इच्छा से कैसे संभव होता है ये। काश वह इस हथेली पर विदा के समय पेन से अपना नाम लिख पाता। सीने में दबी रही उसकी ये इच्छा, उसने अपने मन की बात को कहने की फिर हिम्मत की। श्रद्धा, मेरा अभी तक का जीवन संघर्ष में बीता, पर मैंने सपने देखना नहीं छोड़ा, ना ही कभी छोड़ पाऊंगा। पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर लगता है कि मेरे सपने जरूर साकार हो जाएंगे। मनोज अपने सपनों को श्रद्धा के साथ एकमेक कर दिया, पर श्रद्धा उसकी भावनाओं में नहीं भाई। उसने मनोज की भावनात्मक बातें सुनकर संतुलित जवाब दिया। मनोज, तुमसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। किस तरह 12th फेल होने के बाद भी अपनी असफलता से ना घबराकर उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना। तुम्हें देखकर मुझ में भी पढ़ाई की ललक बनी रहती है। मनोज को लगा कि यही लड़की है जिसके साथ वह अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकता है। यही लड़की है जिसके साथ वह दुनिया की कोई भी लड़ाई जीत सकता है। कुछ देर खामोशी बनी रही, फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी जयशंकर प्रसाद की किताब कहानियों को देखते हुए श्रद्धा से पूछा, क्या हम आखिरी बार मिल रहे हैं श्रद्धा? मनोज पढ़ना चाह रहा था श्रद्धा का मन, पर इतना आसान कहाँ था किसी के मन को पढ़ना। पता नहीं मनोज श्रद्धा के स्वर में उदासी थी। क्या सच में श्रद्धा के साथ वाला ये दिन फिर कभी लौट कर आएगा, या बस यह? अब मनोज को नहीं पता। उसके होठ अब सिले हुए थे। श्रद्धा अपने हॉस्टल की ओर चल दी। मनोज वहीं खड़ा रहा। मनोज श्रद्धा को तब तक जाते देखता रहा जब तक कि उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। ताज एक्सप्रेस के डिब्बे में अपना सामान बोरियों में भरकर मनोज और पांडे वापस ग्वालियर की ओर चल दिए। सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा की तैयारी करने दिल्ली जाने वाला मनोज वापसी में श्रद्धा के प्यार में अपने मन में बसाए लौट रहा था। उसे अपना मन भरा भरा सा लग रहा था। वह सोचने लगा कि यदि पहले ही अटेम्प्ट में वह IAS या IPS बन जाए तो श्रद्धा से कितनी आसानी से कह सकता है कि वह उससे प्यार करता है। पीली कोठी में दोनों ने फिर से एक कमरा किराए से लिया। 2 दिन बाद मनोज भोपाल मुख्य परीक्षा देने चला गया। दीप सोनी भोपाल में ही DSP थे और सरकारी आवास में रहते थे। उनके यहाँ रुककर मनोज पेपर दे आया। सामान्य अध्ययन और कंपलसरी इंग्लिश पेपर के बाद 10 दिन का गैप था। वे पेपर देकर वापस ग्वालियर आ गया। सामान्य अध्ययन के पेपर में वे एकदम से सटीक उत्तर नहीं लिख पाया था। वह पहले ही अटेम्प्ट में IAS या IPS बनने की कल्पना कर रहा था, लेकिन अब उसने अपनी कल्पना को अब थोड़ा छोटा कर दिया। अब वह सोचने लगा कि उसके आगे के पेपर अच्छे चले जाएं तो वह भले ही IAS या IPS ना भी बने, पर उसे इनकम टैक्स या सेंट्रल एक्साइज का कोई ना कोई पोस्ट मिल ही सकती है। पहली बार में छोटी पोस्ट मिलने से अगले अटेम्प्ट में प्रॉपर IAS या IPS बना जा सकता है। पीली कोठी में अविनाश मुद्दर नाम के लड़के ने पढ़ाई के लिए कमरा किराए पर लिया था। उसने इसी साल BCom किया था। उसने मनोज के सामान्य अध्ययन और इंग्लिश कंपलसरी पेपर चेक किए। अविनाश के पूछने पर मनोज ने बताया, मुझे लगता है इंग्लिश में तो मैं पास हो जाऊंगा। मैंने टेररिज्म इन इंडिया का ऐसे बहुत अच्छा लिखा है। अविनाश ने पेपर देखते हुए मनोज से पूछा, मनोज, कहाँ है टेररिज्म इन इंडिया का ऐसे? अविनाश भाई, आप भी ठीक से नहीं देख पाते, पीछे के पेज पर देखो, 30 नंबर पर है, मनोज ने आत्मविश्वास से कहा। इस ऐसे में मैंने बहुत विस्तार से टेररिज्म के बारे में लिखा है। टेररिज्म के कारण उसके इंडिया पर इम्पैक्ट, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, डिफरेंस बिटवीन कश्मीर एंड पंजाब टेररिज्म। मनोज ने जोश और उत्साह से परीक्षा में लिखे गए अपने ऐसे की विशेषता अविनाश को गिनाई। अविनाश अभी भी पेपर में टेररिज्म इन इंडिया टॉपिक ढूंढ रहा था, पर जब वह ऐसे
नहीं ढूंढ पाया तो मनोज ने पेपर लिया और उसे स्थान पर उंगली रख दी जहाँ वह टॉपिक लिखा था। ये रहा, तुम देख नहीं पा रहे अविनाश? मनोज ने अविनाश से खींचते हुए कहा। अविनाश ने उस स्थान को देखते हुए कहा जहाँ मनोज ने उंगली रखी हुई थी। यह तो टूरिज्म इन इंडिया है। मनोज ने जब दोबारा ध्यान से पेपर पढ़ा तो वहाँ टेररिज्म नहीं टूरिज्म लिखा हुआ था। मनोज को समझ नहीं आया कि यह कैसे हो गया, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। वह जिस ऐसे को सही समझ रहा था वह गलत हो गया था। वह टूरिज्म और टेररिज्म की स्पेलिंग में कंफ्यूज हो गया था। मनोज को लगा कि उसके भीतर का खून सूख गया है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इस पेपर में पास नहीं हुआ तो दूसरे सब्जेक्ट की एक भी कॉपी चेक नहीं होगी। गलत विषय पर ऐसे लिखने पर निश्चित ही वे इंग्लिश कंपलसरी के पेपर में फेल हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से उसकी प्रीलिम्स क्लियर हुई थी। क्या वह इस तरह बर्बाद हो जाएगी? मनोज अपने कमरे पर जाकर रोने लगा। वह समझ गया कि इंग्लिश ने एक बार फिर उसका जीवन बर्बाद कर दिया। ऐसे ही उसकी उम्मीद थी जिसमें 100 में से उसे 0 नंबर मिलेंगे। ग्रामर तो वैसे भी वह अच्छा नहीं कर पाया था। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से धराशायी हो गया। उसने निर्णय लिया कि वह आगे के पेपर देने भोपाल नहीं जाएगा। जब कॉपियाँ ही चेक नहीं होगी तो पेपर देने का क्या लाभ। हिंदी साहित्य और इतिहास के पेपर देने मनोज भोपाल नहीं गया। पहला अटेम्प्ट एक घटिया प्रयोग के तौर पर इंग्लिश की बलि चढ़ गया। अब फिर से 1 साल की मेहनत सामने है। मनोज को फिर से प्रीलिम्स से शुरुआत करनी है। दुख का दौर फिर से शुरू हो गया। मनोज अपनी इस असफलता को किस मुंह से श्रद्धा को बताएगा। इच्छा होने के बावजूद मनोज श्रद्धा से बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पीली कोठी में रहने वाले लड़कों ने उत्तर प्रदेश PCS की प्रीलिम्स परीक्षा दी थी। मनोज पांडे, अविनाश गुप्ता सभी की यूपी प्रीलिम्स क्लियर हो गई। सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा बर्बाद होने से हताश मनोज ने उत्तर प्रदेश PSC की प्रीलिम्स क्लियर करने के कारण अपने भीतर फिर से उम्मीद को जगाया। रेगिस्तान में तड़पते हुए आदमी को जैसे 2 बूंद पानी की मिल गई थी। उसके सामने फिर से एक मुख्य परीक्षा देने का लक्ष्य था, भले ही वह मुख्य परीक्षा सिविल सर्विस की ना होकर किसी स्टेट PSC की हो। इस उम्मीद से पैदा हुए आत्मविश्वास के कारण उसकी इच्छा एक बार फिर श्रद्धा से बात करने की होने लगी। मनोज श्रद्धा को भुला नहीं पा रहा था। रह रहकर उसकी याद मनोज को सता रही थी। उसने तय किया कि वह आज श्रद्धा से ज़रूर बात करेगा। उसने श्रद्धा के घर का फ़ोन नंबर ढूंढा, पर बहुत कोशिश करने पर भी नंबर नहीं मिला तो वह निराश होकर पलंग पर बैठ गया। मनोज को परेशान देख पांडे ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो मनोज? सिविल सर्विस की परीक्षा तो गई तुम्हारी, यूपी सिर पर है, पढ़ लो, कहाँ भटक रहे हो? मनोज श्रद्धा में डूबा हुआ था। श्रद्धा का फ़ोन नंबर नहीं मिल रहा है, मुझे उससे बात करना है। पांडे ने अपनी किताब बंद कर दी और वार्ता की मुद्रा में बैठ गया। तो कर लो बात, किसने रोका है? पर कहोगे क्या? हेलो श्रद्धा, मैं फ़ेल हो गया हूँ। 12th के बाद मैं कंपलसरी इंग्लिश पेपर में भी फ़ेल हो गया हूँ। टूरिज्म की जगह टेररिज्म पर ऐसे लिखाया था। करो फ़ोन करो, मेरी बात भी कराना। पांडे ने श्रद्धा को फ़ोन करने की एक्टिंग करते हुए मनोज से कहा। जब मनोज ने इस व्यंग पर कुछ नहीं कहा तो उसने अपनी अधूरी बात मनोज से फिर कही। मनोज जी, असफल लड़कों को प्यार नहीं मिलता। अगर श्रद्धा से प्यार करना है तो पढ़ाई करो, यूपी में सेलेक्ट हो जाओ, तब शायद श्रद्धा तुमसे प्यार कर ले। अभी तो दुत्कार ही देगी। पांडे ने प्यार में सफलता विषय का यथार्थवादी भाषण मनोज को दे दिया। तभी कमरे में गुप्ता और अविनाश आ गए। पांडे ने कमरे में सबसे कम उम्र के पर दिमाग में सबसे तेज अविनाश मुद्रण से पूछा, आज की चर्चा का विषय प्यार है। अविनाश जी, प्यार के विषय में आपके क्या विचार हैं? अविनाश पढ़ाई में गंभीर और दुनियादारी के झंडों से दूर रहने वाला लड़का था। उसे इस तरह की निरर्थक चर्चाओं में कोई रुचि नहीं थी। पढ़ लो सालों, 5-6 महीने बाद यूपी मुख्य परीक्षा है। तुम्हें अभी प्यार करना है? अविनाश ने छूटते ही गाली दी। लेकिन पांडे ने जब एक बार फिर अविनाश से प्यार पर अपने विचार व्यक्त करने
का आग्रह किया तो अविनाश ने जवाब देना शुरू किया। पहला बिंदु, प्यार एक जोक है जो विद्यार्थियों से उसी समय चिपकती है जब उसे अपना सबसे ज़्यादा समय पढ़ाई में देना होता है। दूसरा, प्यार व्याज कुछ नहीं होता, ये मैच अभावों का आकर्षण है। अभाव मानो समझ रहे हो ना पांडे, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती उसका आकर्षण। मनोज को अविनाश की यह फिलॉसफी पसंद नहीं आई। उसने विरोध किया। मेरे लिए प्यार आंतरिक शक्ति है जो मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। गुप्ता को अविनाश के स्थान पर मनोज की बात पसंद आई। उसने कहा, वाह मनोज जी, क्या बात कही है, मेरे मुंह की बात छीन ली। अविनाश को क्या पता प्यार के बारे में, कभी प्यार किया हो तो जाने प्यार के बारे में, ये निरक्षर है। अविनाश को गुप्ता का मजाक पसंद नहीं आया, वह गंभीर हो गया। उसने उसी गंभीरता से कहा, पहले सिलेक्ट हो जाओ फिर कर लेना प्यार। अगर प्यार करोगे तो सिलेक्शन होना मुश्किल है, इसलिए सब छोड़कर केवल पढ़ाई करो। किताब सामने रखकर प्रेमिका के बारे में सोचने से सिलेक्शन नहीं होता। कमरे में सन्नाटा खिंच गया। अब किसी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। इस गंभीर चर्चा में किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था।